मॉर्निंग बच्चों। आज रिवीजन क्लास का तीसरा क्लास है और इस बार तो वैसे कोई ख़ास क्वेश्चन आया भी नहीं है, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन आया है उसमें है, किसी ने पूछा है कि लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन के बारे में। अब ये दो लेक्चर में अगर क्लास गया है तो इट विल बी वेरी इम्पॉसिबल कि हम फिर से ये एक्सप्लेन करें। ये पार्ट 19 और 20 में ये क्लास दिया हुआ है। लिमिटेशन है, एक बार आप लोग कोशिश किया करो कि फिर से क्लास को देखा करें। एक बार देखने से नहीं समझ में आएगा। इकोनॉमिक्स की टिपिकल क्लास होता है, एक या दो बार देखो और कोई आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो जो नहीं समझ आ रहा तो हम बताएं। पूरा का पूरा आप कहोगे कि लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन जो दो पार्ट में गया उसको हम बता दें तो ये इम्पॉसिबल होगा। आप फिर से कोशिश करना कि कोई एक पार्ट आप बताओ जो ना समझ में आ रहा है। लेकिन ये भी हम कहेंगे कि अगर लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन समझना है तो जो पार्ट 1920 में गया है उसके साथ आप ये भी जब मिलाओगे, क्या कहते हैं, फैक्टर डिटरमाइनिंग द कैश रिजर्व रेशियो जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट में जो कैश रिजर्व दिया है, प्रिंसिपल ऑफ कैश रिजर्व, इसको भी साथ पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप इसको दोनों मिला करके पढ़ो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और फैक्टर डिटरमाइनिंग कैश रिजर्व किसी ने पूछा फिर बैंक, ये आपको दिया है पार्ट 21-22 में। लेकिन फिर भी एक दो पॉइंट हम हल्का सा समझा भी देते हैं। जहां तक किसी ने पूछा है क्रेडिट कंट्रोल का पार्ट, क्रेडिट कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए सेंट्रल बैंक और क्रेडिट क्रिएशन इज द पार्ट ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्रेडिट कंट्रोल जो होता है वो रिजर्व बैंक करता है और ये आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा जब रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक हम पढ़ाएंगे, जो बहुत बाद में आने वाला है। यहाँ पर इसको डिटेल हम नहीं जाएंगे। बस क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है ये आप समझ लो। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द मनी मार्केट टू रेगुलेट द मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी अथॉरिटी ग्रुप में इकोनॉमी में मनी सप्लाई को एडजस्ट करता है, अकॉर्डिंगली वो क्रेडिट्स को सर्कुलेट कराता है, कम बेसी करता है, जिसके आधार पर हमारा इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक फिक्स होते हैं। इसके तहत जो भी वो टेक्निक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनाता है एज ए सेंट्रल बैंक, उसी को हम क्रेडिट कंट्रोल में लेते हैं। जैसे आप तमाम देखते होगे इस समय रिसेशन की स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तमाम कोशिश करते हैं रिजर्व बैंक में ये, सीआरआर में ये चेंज किया गया, एसएलआर में ये चेंज किया गया, बैंक रेट में ये चेंज आया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, दीज आर द टेक्निक ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल। और ये काफी लंबा होगा, ये अभी इस आपका क्लास में ये नहीं आएगा। जहां तक बात है जो थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, आप लोगों ने पूछा फैक्टर जो लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, और मैंने अभी बोला, और फैक्टर डिटरमाइनिंग कैश रिजर्व, ये आपको यहाँ मिलेगा। कैश रिजर्व जहाँ लिखा है प्रिंसिपल ऑफ कैश रिजर्व, यही आपका सारा पॉइंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि कैश रिजर्व कि जो बैंक कैश रिजर्व में रखता है, हमने इस पिछले क्लास में बुलाया था कि कैश रिजर्व जो बैंक को, कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। क्यों रखना होता है? आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द कंपल्सन, दैट कंपल्सन इज इन्फोर्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए सेंट्रल बैंक कि सर्टेन अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट द बैंक विल हैव टू कीप with the Reserve Bank of India, that is in the form of the CRR, and Reserve Bank of India has full authority through the constitution to 3 to 15% वो बैंक का डिपॉजिट रखा सकता है। अब जब बैंक इसको दे देगा तो उस पर बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज भी नहीं देता, लेकिन एक चीज है, बैंक इसको उधार नहीं देगा। तो दैट इज द वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन जो यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह कस्टमरी होता है कि बैंक को जो है अपने डिपॉजिटर को देना पड़ता है उसको, कि कब वो डिमांड करने आ जाए तो वो देना पड़ेगा, बैंक को उसको अपने पास रखना पड़ेगा। इसीलिए जो है उसको बैंक रखता है, जिस पर वो एक तरह से नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएगा और वो एक लिमिटेशन में भी आ जाएगा। तीसरा होता है कि अगर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कम करते हैं, कैश का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इन दैट केस जो है बैंक को ज़्यादा आपको रखना पड़ता है। और
उस पर भी बैंक क्रिएट नहीं कर सकता है। इस तरीके से ये सारी चीजें जो आती हैं प्रिंसिपल ऑफ कैश रिजर्व, आप फिर से एक बार क्लास को पूछता देखोगे, क्योंकि यहाँ पर अब रिवीजन क्लास में हम पूरा आपको नहीं बताने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका है। फिर से आप उस लेक्चर को सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हमने बस समझा दिया है कि इसका मतलब क्या होता है कि रिजर्व बैंक को कमर्शियल बैंक को कौन कौन सिद्धांतों को पालन करना चाहिए कैश रिजर्व में, और वो यहां पर भी है, और लिमिटेशन ऑफ कैश रिजर्व, इसको दोनों मिला के आप पढ़ना। अच्छा, किसी ने ये भी पूछा था कि सर कमर्शियल बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक, जैसे बैंक के चैप्टर में मैंने ये बताया था कि कमर्शियल बैंक है, बैंक दिया हुआ है, कमर्शियल बैंक नहीं दिया है, बैंक दिया और उसके नीचे दिया है काइंड्स ऑफ कॉमर्स, तो उसको जो है बैंक, मैंने उसको बैंक का मतलब ओवरऑल होता है, चाहे रिजर्व बैंक हो चाहे कोई हो, लेकिन मैंने उसको कमर्शियल बैंक के सेंस में सारा कुछ बताया था। और अगर बैंक के पार्ट के बात में कहा जाए तो कमर्शियल बैंक का मतलब होता है वो बैंक जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, जो डिपॉजिट और लेंडिंग का काम करता है। यहां पर मैंने सिर्फ कमर्शियल बैंक की बात किया, क्योंकि जितने भी अदर टाइप बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक वो अलग चैप्टर में दिया है, इंडिजिनियस बैंक साहूकार बैंक अलग चैप्टर में दिया है, कोऑपरेटिव बैंक अलग दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए सेंट्रल बैंक अलग चैप्टर में दिया है। जब हम लोग आगे पूरा एक चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, तो why I should to discuss here in detail? It will be sheer wastage of time. So, जब हम लोग डिटेल में जाएंगे तो वहां देखेंगे रिजर्व बैंक के बारे में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम हर क्लास में आपको बताते जा रहे हैं, बाकी चीजें आगे डायरेक्ट आने वाली हैं, आगे के क्लास में आएंगी। आप लोग जो है जब क्वेश्चन पूछो तो स्पेसिफिक कोई चीज पूछो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, आप ये कह दो कि सर ये पूरा नहीं समझ में आ रहा है, तो इट विल बी वेरी इम्पॉसिबल कि हम उसको पूरा का पूरा चैप्टर हम आपको फिर से पढ़ाएं। उसके लिए आपको अब वेट करना पड़ेगा कि जब क्लास ऑनलाइन खत्म हो गए, जब हम लोग स्कूल में मिलेंगे तब हम आपको बताएंगे। यहाँ स्पेसिफिक पूछे कि सर इसका क्या मतलब है, ये नहीं समझ में आया, तो हम उसको रिवीजन क्लास में हम आपको बता देंगे। मेरे ख्याल से ये समझाना इतना काफी था। आप लोग पढ़ते रहिए, और अगले जब रिवीजन क्लास में आप जो सिस्टर की तरफ से रखा गया उससे जो पूछा जाए उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछने का कोशिश करिए, तब हम आपको स्पेसिफिक आंसर दे पाएंगे। और क्लास को फिर से रिपीट करें, क्लास को आप बार बार, एक नहीं 2 बार पढ़िएगा, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, तब जाके समझ में आएगा, एक बार में नहीं समझ में आता है। इकोनॉमिक्स ऐसा चीज है कि अच्छे का नस ढीला हो जाता है, तो इसलिए उसको 2-2, 3-3 बार सुनिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना काफी है, और आगे की क्लास के लिए जो हम लोग आपको आज 22 आपने सुन लिया होगा, ये मंडे को रिवीजन क्लास है, 18 तारीख, 19 तारीख को आपका इसी का जो है बैंक का जो है इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक का जो है क्लास नंबर 23 आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।